तो मिर्जापुर 1 जब हुआ था, मैंने बबलू के लिए ऑडिशन दिया था, जो विक्रांत ने किया। अच्छा, ये लाइन पेपर पे सबसे ठीक है, बड़ी ये भी चीज, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो तो सबसे बड़ी चीज है जो वो उसी मीटिंग में मैंने ओह बोला कि इसका ना मुझे तकिया कलाम चाहिए इस कैरेक्टर का। आई कैन से इट, आई वुड से इट राइट नाउ, बिकॉज आई हैव सेड इट विद ऑल द फिल्म मेकर्स कि हमारे पास काम करने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, अभी भी जो पैसे लगा रहे हैं ना, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे या हैं। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ फेमस होने नहीं आए। मैं डिसिप्लिन की जो बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमें अपने को एज एन नौकरी लेना चाहिए। स्वागत है प्रियांशु यार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ चीजें समझनी थी आपसे एक्टिंग के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। एक तो ये है कि एक प्रियांशु वो है जिन्होंने सपना देखा होगा कि एक्टर बनना है, और एक प्रियांशु वो है जो एक्टर बन चुके। तो इन दोनों के बीच आई एम श्योर कि जो सपना देखा है और जो बना है उसमें एक डिफरेंस होगा। तो इस पूरी जर्नी में हाउ डू यू सी एक्टिंग एंड व्हाट इज एन एक्टर? आई थिंक जितना करते रहे उतना और समझ में आया कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये 24 घंटे आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है अपने आप पे। ओके। मुझे धीरे धीरे समझ में आया। मेरे को पहले लगा कि सिर्फ क्राफ्ट है, क्राफ्ट है, क्राफ्ट है, टेक्निकल है। लेकिन नहीं, मतलब आप जितना भी थिएटर कर लो, जितने भी अपने कोई फिल्म स्कूल चले जाओ, एक्टिंग स्कूल चले जाओ, अपने आप को समझना सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि हमारा जो टूल है वो मैं हूँ। मेरी आवाज़, मेरी बॉडी मेरा टूल है। पेंटर के लिए पेंट ब्रश भी होगा, पेंट भी होगा, किसी कारपेंटर के लिए दूसरी चीज़ होगी। मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स पर्सन के साथ ज़्यादा कनेक्ट करके उनसे इंस्पिरेशन लेता क्यों, क्योंकि उनके लिए भी जो उनका टूल है वो उनकी बॉडी है। हमारा बॉडी का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब उसी से हम काम कर पाएंगे, जो स्पेशली थिएटर में वो हेल्प मुझे मिल गई। क्योंकि जब मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया स्टेज करते 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 करते, तब रियलाइज़ किया कि यार बहुत कुछ है इसमें एक्टिंग में सीखना। ये स्टेज कब से शुरू हुआ? स्टेज मतलब स्कूल और कॉलेज जाता ही मैं इसलिए था कि स्टेज में जा सकूं। अच्छा। ये वही था कि मैं सीधे सबसे पहले जाके नोटिस बोर्ड में जाके देखता था कि अगला क्या कंपटीशन है, कि अगला क्या चीज़ है जिसमें मैं घुस सकूं। चाहे वो डांस है, मोनो एक्टिंग है, किसी ने बोल दिया भाई यहाँ पे पीछे खड़ा होना है, या अभी लगान के गाने का सीक्वेंस है उसमें बुढ़ा बन के अंदर एंट्री मारनी है। सब किया है मैंने। मतलब मैंने स्कूल 60 में? साल स्कूल से ही शुरू कर दिया था। और मुझे लगता है मुझे क्लासेस भी इसलिए बंक होती थी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये सब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में टाइम चले जाता था। और आई थिंक हाई स्कूल में था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं 2 या 3 कंपटीशन में पार्ट ले रहा हूँ। आधे दिन तो मैं स्कूल को रिप्रेजेंट करने में लगा हुआ हूँ। कॉलेज के दिनों में भी मैं क्राइस्ट कॉलेज में था बैंगलोर में। अच्छा। और वहाँ से मेरे को डिटेन इसलिए कर दिया गया क्योंकि 1.5 साल के बाद उन्होंने बोला तुम्हारी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है। क्योंकि फादर रन आप थिएटर कर रहे हो थिएटर या कर रहा था। और हमारी एक मैड एड्स टीम थी जिसका नाम था बाथरूम स्लीपर्स। हम बाथरूम स्लीपर्स, स्लीपर्स ये हम नाम क्यों 7 है? लड़के थे। वो मतलब बाथरूम स्लीपर पता नहीं किसने रखा था, हमारा कोई सीनियर था अजय, उसने रखा हुआ था। इनफैक्ट नितिन बैद नहीं अपना एडिटर, हाँ 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 हाँ। वो भी हम सब साथ में थे उसमें। ओह। वो सब हम एक ही ग्रुप में थे उस टाइम पे। और नितिन को मैं तब से जानता हूँ। और बड़े मजेदार हम लोग फिर धीरे धीरे, और हम जिस तरीके से जिस क्वालिटी का काम करने लगे, मतलब मूवी स्पूफ कर रहे हैं, कभी लगान का, कभी शोले का, कभी इस चीज़ का। और लोगों ने बार्स या क्लब्स में आके हमें बोला कि परफॉर्म करो, तुम लोग फनी हो, तुम लोग कुछ मजेदार चीजें करते किस साल हो रहा है, किस साल में हो रहा है? हो। ये तो कब की बात होगी, 2010 में आया था, 2007 8 2007, मतलब उस 8 टाइम तक स्टैंड अप का भी कोई सीन नहीं 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 था। नहीं नहीं, स्टैंड जो अप का सीन बैंगलोर में जो चीजें फटी उसके बाद गिग्स और स्टैंड अप एंड ऑल ऑफ दैट, उससे उसके पहले की बात है ये। उसके पहले की बात है। मतलब मैंने लिटरली, हम लोग ने बार के ऊपर भी परफॉर्म किया है, लड़कों ने खड़े होके उस तरीके का। और एक्टिंग कर रहे हैं वहाँ, लड़की भी बन रहे हैं, लड़का भी बन रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सही। मुझे बड़ा मजा आने लगा क्योंकि एक तरीके से ना, जितनी बार आप करते हो, स्पेशली थिएटर, अब स्पेशली मोर ऑफ जब मैं कैमरा भी करने लगा, कुछ ना कुछ नया अपने बारे में पता चलता है। वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो मुझे लगा एज एन एक्टर नाउ, एज अ पर्सन, एज प्रियांशु, व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड इज मैं कैसा हूँ लाइफ में भी, जिसको मैं यूज कर सकूँ अपने अलग अलग कैरेक्टर्स के अंदर। लोगों को ऑब्जर्व कर सकूँ, 24 घंटे यहाँ वहाँ बैठ सकूँ। बट हैविंग सेड दैट, जितना ये भी करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेंटली आप बस एक्टिंग के बारे में सोच रहे हो। अब ये भी मैंने रियलाइज किया कि डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। लेकिन एक एक्टर जिसकी नाइट शिफ्ट चल रही है जैसे आप अभी नाइट शिफ्ट नाइट शिफ्ट करके आए करके हो, आ रहा हूँ। और सुबह उसको 7 बजे सोने को मिल रहा है, पूरी बॉडी क्लॉक ऊपर नीचे हो चुकी है। इसमें अगर मैं एक डिसिप्लिन की बात करूं तो इस एक्टर के लिए डिसिप्लिन के क्या मतलब है? When you do a night shift again and again and again, और फिर मैं डिसिप्लिन की जो बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमें अपने को एज अ नौकरी लेना चाहिए इसको कभी कभी। ओके, ये मैं इंटरेस्टिंग। अब रियलाइज करना शुरू किया, क्योंकि नौकरी मतलब कि हमको बोलना चाहिए कि जिस दिन मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को बोलता हूँ कि नहीं यार, 8 बजे उठ के
मुझे अपने पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी बॉडी के लिए काम करना पड़ेगा, एक चीज तो सेट करनी है, एक चीज योगा जरूर इस टाइम पे कर लेना है, माइंड के लिए चलो मैं एक चीज ये जरूर कर लूँ और एक चीज ये कर लूँ, और एक टाइम के बाद रात को स्विच ऑफ भी करूँ, वरना तो 24 घंटे ही आप उसमें बैठे रहोगे। मैं वो डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमें वो एक रूटीन लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब, एंड थैंक्स टू द इंस्टाग्राम वर्ल्ड एंड टुडे सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि हम लोग फिर उसी में बॉग डाउन हो जाएंगे कि यार वो ना वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, लेकिन स्विच ऑफ करना भी जरूरी है, तभी आप स्विच ऑन कर पाओगे अपने अगले दिन अपने रूटीन बनाने के लिए। एक रूटीन बनाओ। जैसे हमारी बात हो रही है, मैं ये समझ रहा हूँ स्विच ऑफ स्विच ऑन, लेकिन बहुत सारे, और ये भी प्रैक्टिस से आता है, ये ऐसा नहीं कि एक दिन अचानक आपको लगा कि स्विच ऑफ स्विच ऑन, पहले तो समझ ही नहीं आता कि होता क्या है, टूल्स क्या है, और स्विच ऑन और स्विच ऑफ के बारे में हम अगर थोड़ा डिटेल में बात कर सकें कि व्हेन डिड यू डिस्कवर इट कि यार ये जरूरी है, एंड देन हाउ डू यू स्विच इट ऑफ। मेरे को वही, आई थिंक जब ज्यादा काम, जब आप शुरू आते हो, अपने आप को समझने लग रहे हो, आप इंडस्ट्री को समझ रहे हो, काम को समझ रहे हो, तब तो आप एक तो सर्वाइवल करने के लिए भी आप दिन रात सोच रहे हो कि भाई मुझे काम मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, पैसे मिल जाए, घर मिल जाए। मुंबई में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वो है। तो वो करते 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 जब आपको काम चलो ये सब मिलना शुरू भी हो जाता है, मेरा मतलब स्विच ऑफ का ये है कि वंस यू हैव टू पे अटेंशन टू अदर थिंग्स इन लाइफ, विच मुझे लगता है कि विल इन फैक्ट हेल्प यू एज एन एक्टर। मुझे लगता है कि अपने फैमिली के टाइम जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करो, अपने दोस्तों के साथ जाके टाइम स्पेंड करो, और उस टाइम पे उनके साथ रहो। मेरे लिए बीइंग इन द मोमेंट इज द बिगेस्ट थिंग। आई थिंक हर बुक में लिखा रहा है, हर जगह वो आपको पढ़ने को मिलेगा, बी इन द मोमेंट, बी इन द मोमेंट। इनफैक्ट हर डे आप जिसके साथ भी हो, अगर उस टाइम पे मोमेंट को स्पेंड कर पा रहे हो, अगर वो प्रैक्टिस आप अपने अंदर ला सकते हो, तो ऑन सेट तो वो सबसे बड़ी क्वालिटी है आपकी। ऑन सेट हमें यहाँ 200 लोग खड़े होते हैं, जब लाइट यहाँ होता है, थर्माकोल यहाँ पे होता है, एक बूम वाला इधर खड़ा होता है, बट हाउ विल आई डू अ सीन विथ जस्ट यू इन दैट सीन, इज हैव टू बी इन द मोमेंट। तो मैं कह रहा हूँ वो तो मैं लाइफ से वो प्रैक्टिस ले सकता हूँ, एंड इन रेट्रोस्पेक्ट वो हमें हेल्प भी ये क्या करता है कि स्विच ऑफ करना, मेरा मतलब वही है कि उस टाइम पे अपनी इंडस्ट्री लाइफ एक्टर उसको भूल जाओ, बस जियो ना। मैंने बहुत सारे एक्टर्स सब यही कहते हैं, आई थिंक बड़े से बड़े जितने भी बोलते हैं जीना बहुत जरूरी है, तभी तो आप एक एक्टर ऑन सेट भी बन पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे, लाइफ जी पाओगे। एंड स्विच ऑन का मतलब मेरे लिए यही है कि रूटीन में कुछ ऐसी चीजें लाओ कि हाँ इस दिन जिस दिन मुझे काम नहीं है मैं जरूर अपने ऊपर काम करूंगा। यार अगेन एथलीट का जब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एथलीट हर दिन भाग रहा है, अपने को ट्रेन कर रहा है कि वो एक दिन जाके ओलंपिक्स में जीत पाएगा ना, जिस दिन उसकी रेस आएगी। तो हम अगर बैठे रहेंगे नहीं नहीं यार जिस दिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना तब जाके मैं एक्टिंग करके दिखाऊंगा इन लोगों को, तब पता चलेगा सब कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ, नहीं। बॉम्बे में बात है कि यार ऑडिशन के लिए लोग नहीं बुलाते हैं या ऑडिशन के लिए बुलाया नहीं, तो वो एक्टर्स, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट कि वो एक्टर्स क्या कर सकते हैं उस टाइम में, जो वेटिंग वाला टाइम है उसमें, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं तो काफी शेमलेस रहा हूँ स्टार्टिंग से। मैं पृथ्वी के बाहर घूमता रहता था, मुझे अनुराग कश्यप मिल गए थे एक बार, मैंने बोला कि सर मेरे को आपके साथ काम करना है। आपकी पिक्चर देखी मैंने, जानता भी नहीं, कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कुछ नहीं। उस टाइम पे वसेपुर कास्ट हो चुकी थी, ओके, बट जस्ट दैट आइडिया ऑफ कि ही फेल्ट कि यार एक बंदा स्ट्रेट आगे बोल देता है। मैं किसी को भी बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कोई राइटर वहां से जा रहा था, उसने प्ले लिखा था, मैंने उसके साथ नाटक किया था, महुआ, अजित कपूर का नाटक, मेरा पहला हिंदी नाटक था पृथ्वी थिएटर में। तो राइटर ने बोला मैं कुछ नया लिख रहा हूँ। मैंने क्या लिख रहा है आजकल, उसमें कुछ कास्टिंग का ऑप्शन है क्या, उसमें कोई एक्टर चाहिए क्या? मैं कह रहा हूँ थोड़ा ओपन रहो ना, शेमलेस रहो ना, क्या है आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को बेच रहे हो, बट ठीक है, बट एज आई सेड आई एम द प्रोडक्ट। मैं और किसको मार्केट करूँ, अपने आप को मार्केट करूँ। मैं बोलने शुरू कर देता था। मैं मुंबई जब नया नया आया था, क्योंकि बैंगलोर में जो भी मैंने काम किया था मैंने उस सबको एक सीडी में डाला। मैं बॉम्बे वॉक करके सब ऑफिस जा जाके वो सीडी देता था। मैं विशाल भरद्वाज के ऑफिस उस दिन गया हूँ, मैं राकेश प्रकाश मौर्य के ऑफिस गया हूँ, मैं एक्सेल गया हूँ, और वो पूछते थे, गार्ड पूछते थे कहाँ जाना है, बोलते वो श्रुति, उनको मिलना था। अब श्रुति इतना कॉमन नेम है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन श्रुति। वो प्रोडक्शन में कोई ना कोई श्रुति तो होती है। तो वो गार्ड भी ऐसे जब तक कंफ्यूज होता तो बोलता था अच्छा ठीक है नाम नंबर लिखो चले जाओ। मैं अंदर गया और मुझे पता ही नहीं किसको मिलना है, लेकिन मैं रिसेप्शन में जाके वो एक डाल के आ गया, और कोई भी मिलता था मैं बोल देता था कि मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है। बेसिकली बी ओपन टू डू एनीथिंग एवरीथिंग, फ्री में काम करो, कैसे भी काम करो। आजकल तो मुझे लग रहा है और इजी हो गया है कि सेलफोन्स आ गए जिसमें हम रिकॉर्ड करके अपने आप को, इंस्टाग्राम आ गया है, प्रोफाइल आज की डेट में वो बन गई है, डालते रहो ना बाहर। एक दो चार लोग मिलके अपनी शॉर्ट फिल्म बनाते हो। मैंने कम से कम I don't have a count of short films I've done. I come from a film school. वहाँ पे हमने पता नहीं कम से कम 2 साल में 3 साल में 50 शॉर्ट फिल्म्स कर ली थी। मैं किसी सीनियर को असिस्ट कर रहा हूँ, खुद की बना रहा हूँ, हम 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। जब से मैं बॉम्बे आया नया नया, जब मेरे पास काम नहीं था, मैं अपने दोस्तों को बोलता था यार एक के पास, उसके पास DSLR, उसके पास ट्राइपॉड, चला जा कुछ बनाते हैं। और वो कहाँ से कहाँ गई हैं
वो आप मैं एग्जांपल्स दूंगा तो वो ऐसे से मतलब एनडीटीवी ने मुझे बुला दिया, बोला आपकी शॉर्ट फिल्म हमें अच्छी लगी, क्या बात है, नागेश कुकनूर आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं, पर हम घर में बैठ के बना रहे क्या थे। बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा ये, अगर आप बैठे रहे कि दूसरे लोग अपॉर्चुनिटी देंगे मैं तभी काम करके दिखाऊंगा, उससे बेटर है कि अपनी छोटी 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 जो चीजें करते रहो, आप ही को आप हेल्प मिलेगी, टेक्निकल हेल्प मिलेगी, मेंटली भी आप सॉर्टेड रहोगे, आप एक्टिंग और क्राफ्ट के बारे में, और मैं तो कह रहा हूँ क्राफ्ट भी साइड में करो, आपको कुछ नहीं भी आता है तो करते रहो। एक मेरे दोस्त है मिहिर देसाई, हम्म, मिर्जापुर, जबरदस्त। तो मिहिर के साथ मैं कुछ एक शॉर्ट फिल्म कर रहा था और उस टाइम पे एक फिल्म आई और फिल्म का नाम था भावेश जोशी। और उसमें फिर ये बात हुई कि यार ये जो नया लड़का आया है ना, ये प्रियांशु, बड़ा बहुत बहुत सही किया यार, उसने बहुत सही किया। उस टाइम मैंने आपका नाम पहली बार सुना था। तो इस यहाँ से कि जहाँ पे आप जा जाकर एक एक जगह पे सीढ़ियाँ दे रहे हो, लोगों को बोल रहे हो कि यार मुझे क्या लिख रहे हो, मुझे कास्ट करो, वहां से भावेश जोशी जैसी फिल्म में एक लीड मिलना कैसे हुआ और क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या एक्सपीरियंस था, मतलब अच्छा था कि बियॉन्ड, मैं जानना चाहूंगा एज एन एक्टर कि उसके व्हाट वेंट इनटू द प्रिपरेशन ऑफ दैट। नाटक के जरिए मुझे काफी सारे लोगों ने, जैसे कास्टिंग असिस्टेंट्स, इनफैक्ट जब मैंने शुरू किया था उस टाइम तो कास्टिंग डायरेक्टर्स ये सब थे भी नहीं। करेक्ट, वो टर्म शुभम त्रिशान तो मुझे इधर उधर मिले, दोस्त ऐसे इधर घर भर में मिलते थे, और फिर इनको बाद में पता चला इन्होंने कास्टिंग, अब ये बन गया बैनर्जी, अब कास्टिंग डायरेक्टर बन गया है, कास्टिंग में बन गया है। एमसीसी मुकेश चावला की कंपनी से वैभव, बलविंदर, ये लोग प्ले देखने के लिए आ गए, उनको प्ले में मैं बहुत मजेदार लगा, उन्होंने बोला ऑडिशन के लिए आ जाओ। कौन सा प्ले था, महुआ? इंटरनल अफेयर्स। ये इंटरनल अफेयर्स शो एक्चुअली मैं मानूंगा इसको वन ऑफ माय फेवरेट वंस इन द सेंस ऑफ, ये हमने 100 प्ले कर चुके हैं इसके, मैं, श्रेया पिलगांवकर, श्रेया शिखा तलसानिया और हुसैन दलाल, इसमें आकाश खुराना का प्ले है। ओके, उस प्ले के जरिए मुझे असिस्टेंट्स ने कॉल किए थे, ऑडिशन देता रहा मैं, यहाँ वहाँ। ऑडिशन प्रोसेस क्या था इसका, उस बारे में बहुत कम बात होती है। ऑडिशन प्रोसेस ये था कि अच्छा, तो इससे पहले एमसीसी ने मेरे पे भरोसा तब किया जब उन्होंने मुझे एक ऑडिशन के लिए बुलाया इंटरनल अफेयर्स के थ्रू, और उस फिल्म के लिए मैं लॉक हो गया था। वो फिल्म हमेशा स्पेशली इसलिए रहेगी क्योंकि वो यूटीवी स्पॉट बॉय की फिल्म थी। यूटीवी उस टाइम पे छोटी छोटी फिल्में बनाता था, स्पॉट बॉय इसमें, और उस फिल्म का नाम था लवलीन सिंह की बुक। और मेरे अभी तक मैं मानता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी मेरी इरफान साहब के साथ वर्क करने की मिस हो गई, और साइन हो गई थी फिल्म। एंड अब वो होता है टाइम की, बेसिकली फॉक्स आया और उन्होंने यूटीवी को लिया और सब वो फिल्में बंद हो गई। और आप वो सीखते भी हो ना, शुरू में जब आपको काम मिलता है तो आपको लगता है ये तो हो गया ना, हो तो हो ही जाएगा, आज कॉल आया है और अब अगले साल रिलीज है। मेरे साथ बहुत हुआ है जहाँ फिल्में साइन होके शुरू ही नहीं हुई। शोज मिडनाइट चिल्ड्रन विशाल सर के साथ, मैं, वामिका और अपने सिद्धांत, नॉट चतुर्वेदी, अपना गुप्ता, सिद्धांत गुप्ता, जुबली वाले, वो हम तीनों मेन लीड हैं मिडनाइट चिल्ड्रन के, हम साइंड हैं, 2 दिन में शूट पे जाने वाले हैं। विशाल सर को मैं तब से जानता हूँ जब उन्होंने हमें इसमें कास्ट किया था। मिर्जापुर सीजन 2 शुरू हुआ था मेरे लिए उस टाइम पे, एंड मैं सलीम था, वो पार्वती थी और ये शिवा था, और शो नहीं शुरू हुआ। तो मिडनाइट चिल्ड्रन इतना बड़ा शो था, बीबीसी का नेटफ्लिक्स के लिए शो था। उसके बाद 4-5 साल लग गए, अब जाके चार्ली चोपड़ा हुआ पिछले साल, जब सर ने बोला कि यार अब फाइनली तुम दोनों को वापस में, मैं और वामिका ने सिद्धांत के साथ जुबली किया और मेरे साथ यहाँ पे फिर चार्ली चोपड़ा गया। तो ये जादू तो है कि आप करते रहो तो, और मुझे लग रहा है वो हार्ट चाहिए, द राइट प्लेस। जो भी करो, छोटे से छोटा, मेरे को लगता है जब दिल लगा के करोगे ना, वो कब कहाँ निकलेगा। मैं अपनी रॉक ऑन 2 की स्टोरी मैंने कहीं नहीं बताई है, बहुत ही एक्चुअली अभी आपने क्योंकि ये बोला तब मुझे याद आई, क्योंकि रॉक ऑन 2 मेरी पहली, अगर आप बोले कि बॉलीवुड फिल्म उसको बोला जाएगा, रॉक ऑन 2 हुई थी क्योंकि हम लोग जब लोखंडवाला में रहते थे, हम 4-5 लड़के एक साथ शेयरिंग में, एक हमारा फ्लैटमेट था, वो फिल्म मेकिंग करता था, IRF में डायरेक्टर ऑफ मेकिंग था। उसकी गर्लफ्रेंड आती थी, बैठती थी, सब लोग अपने अपने दोस्त आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और चिल करते थे, तो हम लोग जैमिंग करते रहते। वो गिटार बजाता था, मैं जैम्बे बजाता था, अभी भी बजाता रहता हूँ कभी कभी बीच बीच में, नॉट ट्रेंड बट बजाता हूँ, अपने लिए बजाता हूँ। तो मैं जैम्बे बजा रहा था और हम लोग जैमिंग कर रहे थे। बहुत टाइम के बाद अनुजा नाम है उस लड़की का, अनुजा ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि लिसन, मेरे को कोई असिस्टेंट, कास्टिंग असिस्टेंट ने पूछा कि डू यू नो एनीबडी हु इज़ एन एक्टर एंड अ म्यूजिशियन, हम कुछ ऐसे लड़के ढूंढ रहे हैं जो एक्टर भी है, म्यूजिशियन भी है, आई नो यू प्लेड, और तुम बड़ा दिल लगा के बजा रहे थे और बड़े मजे में तू वो करता है, और तू थिएटर वेटर भी करता है, ऑडिशन करना है एक फिल्म का, मैं कास्टिंग असिस्टेंट को नंबर दे दूं। मैंने बोला हाँ यार, ऑफ कोर्स, उस टाइम पे तो ढूंढ ही रहते हैं। वो कास्टिंग असिस्टेंट ने मुझे फोन किया, बोला कि आप म्यूजिक करते हैं। मैंने बोला ऐसा करता नहीं हूँ, मतलब हाँ, मतलब अगर तानसेन टाइप के बगल में बिठाओगे वो तो उस हिसाब से तो नहीं करते, मतलब रिकॉर्डिंग शायद आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं मजे के लिए तो करता हूँ। उन्होंने नहीं, एक रोल है, आप आ जाओ और आप मिलो।
एंड मैं किसके रूम में पहुंचा, अभिषेक बैनर्जी और अनमोल आहूजा बैठे हुए हैं। अभिषेक मुझे कहता है कि भाई एक रोल है, तो मैं और शशांक दोनों दो रोल के लिए कर रहे थे, और मुझे श्रद्धा कपूर के भाई के लिए फिर उन्होंने ऑडिशन किया, जिसमें 4 सीन थे, लेकिन वो इतने कमाल के सीन थे चारों, जो फरहान के साथ। अभिषेक ने मुझे भी काफी हेल्प करी उस टाइम, काफी सपोर्ट किया था। वो ऑडिशन हुआ और आई रिमेंबर नेक्स्ट थिंग मैं एक्सेल के ऑफिस में बैठा हूँ, नारियल टूट रहा है और आप एक रॉक ऑन 2 का हिस्सा हो। मतलब कहाँ मैं एक जैमिंग कर रहा था, एक लड़की ने सोचा कि ये तो म्यूजिशियन है, जबकि मैं था नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज उसके सामने जैम भी अच्छे से बजा रहा था और मुझे एक ऑडिशन दिला दिया, और उस ऑडिशन से मैंने दिल लगा के वो कर लिया। और मुझे एक चीज समझ में आ रही है प्रियांशु आपसे बात करते हुए इसमें, कि जादू तो है, जादू तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर उस जादू में बिलीव नहीं करोगे और रोज उसके लिए काम नहीं करोगे, तो फिर वो जादू नहीं होगा। करना कुछ ना कुछ करते रहना जरूरी है। चलो ठीक है, काम से रिलेटेड मत करो, मैं वही कर रहा हूँ कि अपने ऊपर कुछ कर लो। अपने ऊपर में भी बहुत सारी चीजें, एज आई सेड, द स्पोर्ट्स वाली हालत, डू समथिंग फॉर योर बॉडी एंड माइंड एंड एवरीथिंग, जिसको आपको खुला रखे। मैं कहीं ना कहीं जाके थिएटर वर्कशॉप कुछ ना कुछ ढूंढ लेता था, कि यार कहीं ना कहीं तो अपने आप को ओपन करते हैं, बिकॉज वंस यू अंडरस्टूड आवरसेल्व्स, मुझे एग्जैक्टली पता है मेरा मग अभी कहाँ पे है, मेरे पैर पे, और मैं कैसे लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है। मैं बहुत अवेयर हूँ अभी वहाँ पे मैंने कैसे पकड़ा हुआ है उसको, कितनी ग्रिप में मैंने पकड़ा हुआ है वहाँ पे, मुझे एग्जैक्टली पता है ये मेरा हाथ ये क्या कर रहा है। वेरी अवेयर ऑफ माई फीट राइट नाउ, अगर इफ आई एम गोना शेक इट, वो कितना इफेक्ट करेगा इस कॉन्वर्जेशन को। इफ आई डोंट, मैं जितनी स्टिलनेस में करूंगा तो वो अवेयरनेस अपनी, मुझे लगता है बहुत जरूरी है। उसके लिए एक दिन में नहीं आएगी, 2 दिन में नहीं आएगी, हर दिन अपने ऊपर काम करते रहो। एक्सट्रैक्शन कैसे हुआ? सेम, मैं वही बोल रहा हूँ ना, कैसे क्या चीजें आ जाती हैं समझ में नहीं आता, क्योंकि अपनी फैमिली को क्यों क्रेडिट देना चाहूंगा, माँ बाप को, कि मेरा नाम प्रियांशु रखा। थैंकफुली मेरा नाम प्रियांशु है, जिससे टेस जोसेफ, जो हमारी बहुत अच्छी कास्टिंग डायरेक्टर है इंडिया की, उनको लगा कि मैं बंगाली हूँ। तो एक कॉल आया मुझे, नाइस, टेस्ट ने कॉल किया, बोला प्रियांशु यू आर बंगाली। पहले बहुत सारी चीजों में ऑडिशन कर चुकी थी मुझे, मैंने कहा नहीं आई एम नॉट बंगाली। बोलती बट यू आर प्रियांशु एंड शी इज हाफ मल्लू हाफ बंगाली। नहीं वो मलयाली है, लेकिन कोलकाता में रह चुकी हैं। अच्छा, बंगाली भी जानती है बहुत अच्छे से। उन्होंने बोला नहीं मैं कुछ कास्ट कर दिया, आई वांटेड बंगाली स्पीकिंग एक्टर्स। मैंने बोला नहीं मैं बंगाली तो नहीं, पर सीख जाएंगे। उस टाइम तो बात ही नहीं हुई। अच्छा चलो ठीक है, किसी और चीज को बुलाएंगे, फोन काट दिया। तब तक मैंने साइन ही किया था एक एजेंसी के साथ, क्योंकि 2-3 काम हो चुके थे, तो ब्लिंग के साथ मैं साइन अप हुआ था। मेरे मैनेजर ने मुझे फोन किया, बोला टेस्ट ने फोन किया था क्या? हाँ क्या हुआ? अरे वो बहुत बड़ी कोई इंटरनेशनल फिल्म की कास्टिंग कर रही है। क्या पूछा? बोला कि बंगाली आती है कि नहीं, तुम बंगाली? मैंने बोला मैं नहीं हूँ। बोलते लेकिन तुम लैंग्वेज कर चुके हो। मैंने बोला हाँ। तो मैं ताज एक्सप्रेस करके एक शो करता था, ट्रैवलिंग शो, जहाँ मैं वंदना को मिला था। हम लोग 120 शोज हमने अक्रॉस द वर्ल्ड किए उसके। वंदना प्रियांशु की वाइफ है और एक्टर है, जो हाँ मतलब एज अ को एक्टर मिले थे स्टेज पे। वंदना का नाम आए और हम ऐसे छू के निकल जाएं, ऐसा नहीं गलत हो जाएगा। करेक्ट। तो हम मिले ही एज एक्टर्स थे, उस शो में मिले थे। हमने ट्रैवलिंग करी, 120 शोज किए उस टाइम पे। वैभव हिमाचल का शो था। मैं नरेटर था उस टाइम शो पे। हम अलग अलग कंट्री में जाते थे, फ्रांस, रशिया, चाइना, टूनिसिया, टर्की, सब जगह किया। और मैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज पकड़ के मैं स्टेज पे डालता था। मैंने चाइना में चाइनीज बोली है, मैंने रशिया में रशियन गाना गाया है। बात कर रहे हो? हाँ, मैंने रशिया में रशियन गाना गाया है। मैंने फ्रांस में पूरा शो हमने फ्रेंच में किया है। पूरा प्रिपेयर करके। So you only learned those parts या पूरी एक लैंग्वेज? पूरी लैंग्वेज नहीं, मतलब उतना ही जितना बोलना है। करेक्ट। मतलब फ्रांस में होता भी था कि हम फ्रेंच बोलते थे, बाद में शो के बाद लोग आके हमसे बात ऐसे करते थे जैसे हमें पूरी फ्रेंच पता है। हम बस मैसी बोलते थे तो भाई हमें उतना ही पता है। मतलब उदित नारायण बेसिकली तमिल में जब गा रहे हैं वैसा। तो क्योंकि वो लैंग्वेजेस का था नैक, उसने बोला तू कर सकता है क्या? मैंने बोला हाँ। अगेन इंटरेस्टिंग, एक और लड़की जिन्होंने मुझे हेल्प किया, आशीष करके, बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो भावेश जोशी में थे। वो और रंजनी, हम लोग सब लोग गए हैं तुम्बाड़ देखने, क्योंकि रंजनी तुम्बाड़ में थी। और ये कॉन्वर्सेशन व्हाट्सएप में चल रही है इंटरवल में टेस्ट के साथ, कि ठीक है तुम्हारे मैनेजर बोल रहे लैंग्वेजेस कर सकते हो, तुम मुझे व्हाट्सएप में वॉइस नोट्स भेजो बंगाली में। इफ इट्स कन्विंसिंग आई विल कॉल यू फॉर एन ऑडिशन। तो मैं तुम्बाड़ से बाहर आया। पहला इंसान मुझे बंगाली सामने कौन दिखा? रंजनी। रंजनी तो बंगाली है, मेरी दोस्त पहली है सामने। मैं तेरे को कुछ डायलॉग्स भेजूंगा हिंदी में वॉइस नोट्स में, मुझे उसको ट्रांसलेट करना बंगाली में, क्योंकि मैं सुन के ज्यादा अच्छे से पकड़ पाता हूं। रिदम उसका जो रिदम है वो है। मैं तेरे को वापस भेजूंगा, विल डू करेक्शंस। और मैंने जब फ्रेंच सीखी थी ना वो शो करते हुए, कुछ भी लैंग्वेज को देवनागरी में लिख लो। हम लोग देवनागरी में लिखते थे, je suis devant la maison ऐसे लिखते थे। और वो आप पढ़ सकते हो ढंग से, बार बार पढ़ो और सुनो, और यू कैन रिपीट इट। मैंने उसको, हमने रैंडम बॉलीवुड लाइनें, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, जैसे नोरिटा से लेके डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, ये सब हमने बंगाली में ट्रांसलेट किए। और मैंने वॉइस नोट्स बनाए। कुछ है रिदम अभी याद है? नहीं, कुछ याद नहीं। मुझे एक्सट्रैक्शन की लाइन थोड़ी सी जब भी याद होगी। ठीक है। पर वो काफी इंटरेस्टिंग होगा आपसे सुनना कि
हाँ. मतलब वो एक्सट्रैक्शन की लाइन आई रिमेंबर देन एंड देन दे गिव मी 2 सीन्स आई मीन शी गॉट इम्प्रेस्ड बाय द वे आई स्पोक बंगाली इन द वॉइस नोट्स Yeah. देन दे सेड 2 सीन मैं दूंगी एक को बंगाली में पूरा करना पड़ेगा और एक को इंग्लिश में करना पड़ेगा and I remember after the film was shot I mailed Joe Russo and Joe Russo also mailed me back thank you for being here Tess told me that they were all looking for a 50-60 year old Amir Asif the villain had to be aged up because वहाँ Chris Hemsworth है Randeep Hooda है somehow director and Russo brothers were not happy with all the 50-60 year old actors they tested. I was the first few 30 year olds. Wow. And Joe Russo said, let's get this guy. Wow. I don't know what the thing was कि उन्होंने वो टेस्ट देखा और बोला कि ये है हमारा आमिर आसिफ एंड अनदर थिंग मतलब एक साल पहले मैं एवेंजर्स देख रहा था थिएटर में मुझे थोड़ी पता था कि ये थॉर के साथ बैठ के आप यू नो रूसो ब्रदर्स वाली फिल्म में आप काम कर रहे होगे नेक्स्ट ईयर आई वाज वर्किंग विद देम यार कितना इंस्पायरिंग है मैं तो मतलब एक कॉन्वर्सेशन में थोड़ा सा मुझे था कि ये थोड़ा रुकते हैं हाँ बट लेकिन कितना इंस्पायरिंग है ये अपने आप में कि बैंगलोर में एक लड़का जो है वो छोटे छोटे स्किट्स कर रहा है गिग्स कर रहा है बाहर में परफॉर्म कर रहा है आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ फेथ इन योर स्टोरी कि यू नो कि क्राफ्ट पे तो काम करना ही है प्रोसेस पे काम करना है पर एक जो फेथ है ना और वो फेथ ऐसे हवा वाला फेथ नहीं है कि अरे एक दिन कुछ ना कुछ हो ही जाएगा यू आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड यू आर गेटिंग इट मतलब यू कैन लिटरली से कि हमने थॉर के साथ रोटी तोड़ी है हथौड़े से यार ये कितना नहीं हो जाता है यार कुछ तो एक और किसी इंटरव्यू में था मैं उन्होंने बोला आप कैसे चूज करते हैं अपने काम मैंने कहा नहीं मैं चूज नहीं करता हूँ आई नो व्हाट नॉट टू डू मैं वो डिसाइड कर लेता हूँ ये चीजें मैं नहीं करने आया था अच्छा तो आपको कॉल मेरे को कॉल तो बहुत आ रहे हैं मिर्जापुर के बाद तो हर दिन ही एक सीरीज का कॉल आता था और जब से ओटीटी बूम हुआ लोगों ने 2020 एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग साल रहा ना क्योंकि एक्सट्रैक्शन फर्स्ट हाफ में आई मिर्जापुर 2 सेकंड हाफ में आ गया दोनों ऐसे अलग ही और दोनों का कॉन्ट्रास्ट कितना है मतलब बहुत ही अलग कैरेक्टर्स थे वो दोनों मजेदार और दोनों इनफैक्ट स्कूप वूप ने आर्टिकल निकाला था कि ये बंदा सेम है देन लॉट ऑफ पीपल रिलेटेड टू रॉबिन इज आमिर आसिफ फ्रॉम देयर तो आई थिंक द आइडिया इज कि क्या करना है वो क्लियर रहेगा ना तो वो खुद ब खुद वो चीजें साइड से आ जाती हैं मैंने वो सब चीजें बहुत छोड़ी हैं पर जब हाँ मैं वहीं आया पैसे नहीं थे कि जब अकाउंट में पैसे नहीं है और फिर आपको दिख रहा है कि यार ये 3 दिन का कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा ना तो अगला 3 महीना निकल जाएगा और फिर मैं शायद वो 3 महीने में जो बाकी के दिन बचे हैं 87 डेज मतलब एक्चुअली 3 महीने में हाँ 89 डेज होंगे क्योंकि 31 30 का सीन होता है हाँ मेरी भी मैथ बुरी है तो बाकी का जो 89 डेज हैं वो मेरे आसानी से गुजर जाएंगे उनमें मैं कुछ थिएटर कर लूंगा कुछ और मीनिंगफुल काम कर लूंगा कितना टफ डिसीजन है या हाउ डोंट यू थिंक लाइक दैट कि यार ये चलो कर लेते हैं ना क्या दिक्कत है मैं वो नहीं बोलूंगा वो इजी काम होता है वो अपने आप को होल्ड बैक करना कि यार ये कर लेते हैं इस बार थोड़ा सा पैसे अच्छे आ जाएंगे वो तो टफ है वो होल्ड करना वो मैं नहीं मतलब और मुंबई जैसा शहर जहाँ जितना कमाओ उतना कम है मतलब अभी भी जितने प्रोजेक्ट हो गए आप कब जितना कमाते रहते ऐसा लगता है यार अब भी कम लग रहे पैसे मतलब वो है तो पर फिर मैं उसी स्टेज पे आया कि मैंने बोला कि अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा सिर्फ फेमस होने नहीं आए मिर्जापुर के बाद भी नहीं हुआ मिर्जापुर एक है पॉपुलर है जहाँ आप हर टाउन में जाओ सिटी में जाओ तो बोलते हैं अरे रॉबिन भैया कैसे हैं ये सब है इनफैक्ट इंटरनेशनली वेरी इंटरेस्टिंगली एक्सट्रैक्शन मुझे हर जगह बोला जाता है कि आमिर आसिफ वेलकम टू आवर कंट्री बहुत सारे जगह में वो भी हुआ है स्पेन में थे हम लोग बार में लोग आपको वहाँ पहचानते हैं बट आई थिंक नहीं यू हैव टू बैलेंस इट आउट एंड मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ क्वालिटी करो सिर्फ थिएटर करो ये करो बैलेंस करना बहुत जरूरी है वो आई थिंक मेरे फादर से आता है देयर इज समथिंग अबाउट हिम क्या करते हैं अंकल इज एक्स आर्मी रिटायर्ड कर्नल है उसके बाद अभी तो काफी साल हो गए छोड़े हुए लेकिन देयर इज समथिंग एटीट्यूड वाइज वो जब वो कमांड भी कर रहे थे वो नॉर्थ ईस्ट संभालते थे हाफ ऑफ आसाम एंड अरुणाचल इट वाज इन इंटेलिजेंस आसाम राइफल आसाम रेजिमेंट सॉरी वो दोनों अलग चीज है I saw him very balanced एक तरीके से कुछ he always used to say लाइफ में ना बैलेंस बना के रखनी चाहिए लाइफ में बैलेंस बना के रखना उस टाइम पे समझ नहीं आता था क्या बात कर रहे हो हर चीज में मुझे लगता है कि एक बैलेंस जब और वो मैं नहीं कह रहा हूँ अचीव हो गया है या कोशिश तो है कोशिश जब आप करते रहोगे ना तो देयर समथिंग इंटरेस्टिंग व्हिच हैपेंस नहीं बट आई व्हेनेवर आई हैव मेट यू हमारी जब भी बात हुई मुझे वो दिखता है मुझे वो लगता है कि वो एक है बैलेंस पता है कि काम क्या कर रहे हैं क्या करना है कहाँ जाना है पर उसके साथ साथ वो है ना कि नजर है आसमान पर पैर जो है वो जमीन पर ही है आई थिंक जब तक आप अगर सिर्फ हवा में उड़ते रहोगे तो कैसे आप गिर जाओगे और कब आपको चोट लगी आपको पता ही नहीं चलेगा मैं तो कह रहा हूँ जब चोट लगती है तो फेलियर को भी फील करो दुख हो दुखी होना भी जरूरी है एक दिन सैड हो जाओ रो लो
फिर अगले दिन रिचार्ज करो और वो जो 12th फिल्म में क्या है वो रीस्टार्ट रीस्टार्ट बहुत सही वर्ड है वो, Restart, करेक्ट है वो, correct. सब चीज के लिए, सब और हर चीज के लिए होता है, रिलेशनशिप के लिए होता है, अपनी फैमिली के साथ के लिए होता है, अपने एक्सरसाइज बॉडी रूटीन के लिए होता है, हर एक चीज के लिए एक जो तो होता ये सारा अंकल से आता है, या डू यू आल्सो लाइक, आई एम श्योर यू रीड? पता है मेरे को, लोगों को लगता है, लेकिन मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। अच्छा, मैं नहीं पढ़ता हूँ बुक्स ओके, किताबें। क्योंकि हमारी जब भी बात हुई, हमारी कई चीजों के बारे में बात हुई और रेफरेंसेस कई बार आते कभी हैं, तो मतलब बहुत कम पढ़ता हूँ, मतलब मुझे फिक्शनल पसंद है पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना ज्यादा पसंद है, बिकॉज वही मेरा प्यार छोटे से कहानियों में रहा है, कहानियाँ बताना है, कहानियाँ सुनना है, कहानियाँ पढ़ना, उन चीजों में। आई थिंक दैट इज व्हाई दिस फील्ड। मिर्जापुर कैसे हुआ, मतलब मुझे इतना ही जानना है, मुझे मिर्जापुर कैसे, क्योंकि प्रोसेस तो फिर वो हर प्रोजेक्ट का अलग है, लेकिन तो मिर्जापुर 1 जब हुआ था, कास्टिंग में मिर्जापुर 1 की कास्टिंग करी थी, और मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे लोग कास्ट हो चुके हैं, एक्सेल बना रहा है, कुछ ऐसे मजेदार बड़ा शो है, और इनफैक्ट दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू बिग शोज टू बी मेड बाय एक्सेल। या दैट मेड इनसाइड एजेंट, दूसरा ही बन रहा था। मैंने बबलू के लिए ऑडिशन दिया था, जो विक्रांत ने किया, और मैं और वो विक्रांत और हम 2-3 लोग थे जो फाइनल हुए थे। ओके, और विक्रांत कास्ट हो गया, और विक्रांत ने शो किया, मैंने शो देखा, मैंने बोला बहुत मजेदार शो है, इतना बड़ा हो गया। फर्स्ट सीजन में मैं भी था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मेरा एक है ब्लिंक एंड मिस रोल है। कौन सा? लास्ट एपिसोड में जब वो चचा है ना, चचा, हाँ 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 हाँ, तो उसमें जो डीजे वीजे चल रहा है, चीजें चल रही हैं, जो डीजे है वो मैं हूँ। वो डीजे? हाँ। अच्छा, जो शादी में डीजे? अरे अरे, वापस आके देखो वो देखो, वो तो सीन तो बहुत वायरल हुआ है हर जगह। तो मैंने नौकरी छोड़ी थी हाँ, अपनी, और मुझे फिल्में मिलने लगी थी, एज अ लिरिसिस्ट मिलने लगी थी फिल्में, तो मुझे लगा कि अब तो नौकरी छोड़ देते हैं, ये करते हैं। और उसी टाइम पे मिहिर वाज डायरेक्टिंग, तो मिहिर, करेक्ट। तो भाई मिहिर ने बोला यार एक्टिंग करेगा, और ऑफ कोर्स मिहिर के साथ मैंने कुछ कुछ शॉर्ट फिल्म जैसे बनाई थी, की थी, तो मैंने कहा हाँ कर लूंगा। तो कह रहा 3 दिन का काम है। मैंने कहा पैसे मिलेंगे ना? कहता है हाँ। तो मेरे दिमाग में एक था कि जब मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ तो मेरे महीने का खर्चा इतना है, तो उसमें 3 दिन के शूट का मुझे आधे महीने का खर्चा मिल रहा था। मैंने कहा कि यार मेरा आधा महीना निकल जाएगा, चलो करते हैं, और दोस्तों के साथ काम करने को मिलेगा। तो आई शॉट फॉर 3 डेज, एक्सपीरियंस हो जाता है, और 10 और लोग मिल जाते हैं सेट पे, जिनसे आप कनेक्ट कर पाते हो, आप जान पहचान हो जाती है। उस टाइम पे मैं स्टैंड अप ओपन माइक्स के लिए जाता था। अच्छा। तो जो लाइंस भी थी वो थोड़ा सा लास्ट में एक आध जगह पे मैंने इम्प्रोवाइज की, और उस पे ताली बजी। मतलब वो ऐसा था कि जाके इंट्रोड्यूस करना है दूल्हा दुल्हन को, तो उसमें हल्का से एक मैंने डाल दिया कि ये हैं, अरे ताली बजाइए इन लोगों के लिए, और देन एवरीवन क्लैप। तो मेरे लिए वो मोमेंट था कि ओ एक्टिंग में ये भी मजेदार है। फिर विक्रांत ने मुझे आके बोला यार अच्छा किया तुमने। अच्छा ओके ठीक है। मैं तो कर ही रहा था। क्या बात है। तो ये सॉरी आप कंटिन्यू ये तो फिर हम कनेक्टेड हैं उस शो से। मतलब मैं जबकि 2 में आया था, लेकिन तो 2 में जब उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया, एंड रॉबिन का मुझे लगता है ऑडिशन आधे से ज्यादा वर्सोवा ने दिया था। अच्छा। मुझे सब लड़के जानता हूँ मैं, मेरे एज के उस टाइम पे, और बहुत सारे लड़कों बोलते कि रॉबिन का। एंड वो मुझे लगता है राइटिंग में ही एक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स रिटन है इन वेब सीरीज, स्पेशली इन दैट वर्ल्ड जो आप देख रहे हो, सब कट्टा लेके वो गमछा लेके भाग रहे हैं और गैंगस्टर्स बने हुए। ये बंदा, उसको डर ही लगता है किसी से, वो उसका वेपन उसके बातें थी, बोली थी, और उस यहाँ से सोचता था, इसलिए उसको किसी चीज से डर नहीं लगता। उसको पता है सबकी वीकनेस जो पैसा है वो इसके पास है, इसलिए वो लड़का 12th फेल में IAS बना। तो वो अपना विक्रांत ने ये कर लिया बबलू, और मैं जब यहाँ पे आया रॉबिन करने के लिए, तो मैं जब गुरु को मिला फर्स्ट टाइम, जब इनको मेरा ऑडिशन पसंद आया, मैं तब गुरु को बताया, गुरु भाई डायरेक्टर है हमारे, गुरमीत सिंह, और पुनीत राइटर थे, पुनीत कृष्णा। एंड मैं जब फर्स्ट टाइम उनसे मिला तब मैंने बोला कि मैं ना सीजन 1 में बबलू के उसके लिए आया था, फाइनलिस्ट में था, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे वो नहीं मिला और मुझे रॉबिन मिला, क्योंकि रॉबिन ज्यादा कलरफुल कैरेक्टर है, ज्यादा खेल सकते हो तुम, ज्यादा चीजें हैं उसमें करने के लिए। और जब वो मीट मिल जाता है ना एक एक्टर को, जब आप भूखे होते तो यू नो कि कितना च्यू कर सकते। सब पेपर पे था या इसमें इम्प्रोवाइज भी किया है? अच्छा ये लाइन पेपर पे थी क्या? ये भी ठीक है। वो तो सबसे बड़ी चीज है जो उसी मीटिंग में मैंने कहा कि मेरे को, तो जो उसका मम्मी का एंगल है, उसका नाम गलत है, उसका पहनावा भी सही है कि नहीं है आपको पता नहीं है, चलाता है एक इन्वेस्टमेंट बैंकर, बुलाता है अपने आपको रात और दिन बस पैसा के इन्वेस्टमेंट बैंकर रॉबिन, उसकी लाइनें। तो मैंने बोला कि इसका ना मुझे तकिया कलाम चाहिए इस कैरेक्टर का। तो पुनीत जी बैठे थे, गुरु बैठे थे, बोलता क्यों?
मतलब यार होता है नॉर्थ में, मैंने सुना हुआ है सबके पास एक अपना तकिया कलाम होता है। मेरे चाचा जी हर चीज में बोलते थे बाय गॉड, पता है ऐसा हो गया, अच्छा बाय गॉड ये हो गया, बाय गॉड बाय गॉड, हर चीज में क्वेश्चन मार्क भी बाय गॉड, ये भी बाय गॉड, हर सेंटेंस में बाय गॉड कहीं आता था। एंड दिस गाय बिकॉज ही इज सो मच इन हिज माइंड, कुछ और सोचता है, बोलता है कुछ और है, खेल रहा है शब्दों के साथ। मैंने बोला इसका तकिया कलाम चाहिए। उन्होंने बोला क्या है कुछ तुम्हारे पास, तुम दिमाग में? मैंने बोला एक लाइन है, हम लोग रिवर राफ्टिंग के लिए गए थे कुंडलिका में, वहाँ पे एक अंकल ये बार बार बोल रहे थे हमसे, मैं कुछ दोस्त वंदना हम लोग गए हुए थे राफ्टिंग के लिए, वहाँ ओल्ड से अंकल थे, जब भी हम उनसे बात करते थे और उनको बोलते थे कि ना रात को हमें ना दारू के साथ थोड़ी सी आइस चाहिए होगी, अच्छा, और वो मैनेजर थे वहाँ के, तो बोलता था अच्छा आइस चाहिए होगी, चलो ये भी ठीक है, आइस का भी प्रबंध हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि सुबह सर वो कितने बजे गाड़ी आ रही है, वो राफ्टिंग के लिए ले जा रहे थे। मेरे एक दोस्त ने पूछ लिया कि उसके बाद फुटबॉल खेलने को मिल जाएगी, अच्छा राफ्टिंग के बाद फुटबॉल खेलना है, चलो ये भी ठीक है, फुटबॉल का भी इंतजाम हो जाएगा। तो वो ना इतना बैठ गया था दिमाग में, हाँ वो बैठ गया था मेरे दिमाग में, और उस रात को मैं उनकी नकल निकाल भी रहा था वहाँ पे। एंड दैट्स व्हाई आई लव ऑब्जर्विंग पीपल, एंड आई थिंक एज आई सेड इनिशियली, लिव लाइफ, यू विल फाइंड सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू टेक फ्रॉम पीपल। एंड वो अंकल बिल्कुल अलग है, रॉबिन बिल्कुल ही अलग अलग कैरेक्टर, लेकिन वो ये भी ठीक है, बस बैठाना था यहाँ। और मेरी लाइन वो दिमाग में थी, तो और वो लगता नहीं है कि इट वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट, हाँ यू नो, वो काफी वो कैरेक्टर के साथ जाता है, लाइन लगती है। एंड देन आई डोंट थिंक गुरु एंड पुनीत जी उस टाइम पे भी, गुरु भाई भी कन्विंस थे कि ही लाइक अच्छा ठीक है ट्राई करते हैं, सेट पे देखेंगे। तो डे वन व्हेन रॉबिन का सीन था एंड फर्स्ट डे ऑफिस का सीक्वेंस था, आई थिंक श्वेता के साथ, एंड आई यूज्ड इट, कहीं पे तो मैंने ऐसे को पॉज लिया, स्माइल किया, बोला चलो ये भी ठीक है। एंड एवरी टाइम देखना, वो 9 या 10 बार मैं यूज करता हूँ, वो अपने आप को बोलता है, वो कभी सामने वाले को ये भी ठीक ही नहीं बोलता है, चाहे वो रोमांटिकली हो, चाहे वो गुस्से में हो, कुछ उसके दिमाग में चलता है जिसको वो बोलता है चलो ये भी ठीक है। हम प्रियांशु से बात कर रहे हैं और हम बैंगलोर के बारे में बात ना करें, थोड़ा गलत हो जाएगा। आई थिंक द इनिशियल इयर्स फॉर मी बैंगलोर वाज कि हम लोग कहाँ ही आ गए, और इतना सुंदर मौसम भी अलग ही था उस टाइम पे, ट्रैफिक के इश्यूज नहीं होते थे जो अब हो रहे हैं वहाँ पे, मैंने सुना है बहुत होते हैं अब नहीं, पर वो उस टाइम पे ना, पर हाँ थिएटर जहाँ तक मुझे याद है, जब मैंने परफॉर्म करना शुरू किया तो मैंने कॉलेज के दिनों में भी एक डायरेक्टर चेन्नई से आया, हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को कास्ट किया, और अलियंस फ्रांस से चेन्नई जाके या इधर उधर हम लोग इंग्लिश प्ले, नील साइमन का प्ले करते थे। पर बैंगलोर में मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी इंग्लिश हिंदी करने की नहीं मिली थी, वहाँ ज्यादा कन्नड़ा सेंट्रिक शोज ज्यादा होते थे, या तो इंग्लिश हो रहे थे पर वो सिर्फ एवं या बड़े बड़े ग्रुप्स कर रहे थे, ग्रुप्स कम थे तब, रंगशंकरा नहीं था, जागृति नहीं था, ये सब नहीं था, चौडिया में होता था, अलियंस फ्रांस में होता था। धीरे धीरे फिर इंग्लिश प्लेज, इंग्लिश के और अपॉर्चुनिटीज, नए नए प्रोडक्शन आने शुरू हुए। Luckily I got an opportunity to be with Rage Production, which is one of the finest, oldest production houses of India, जहाँ शहनाज पटेल और रजत कपूर आपके सामने है, और मैं बस उनको नाटक करते हुए देख रहा हूँ। आई थिंक उसी में एक लर्निंग थी, मैं उनके लिए टेप्स लगाता था स्टेज पे, उनको अंधेरे से मेरा काम था कि विंग्स में लेके जाना, और धीरे धीरे साउंड करने लग गया प्लेस के, और क्लास ऑफ 84 करके एक उनका नाटक है, 200 से ज्यादा शोज कर चुके हैं, उसका मैं साउंड करने लग गया था बाद में। टाउडिया में क्लास ऑफ 84 आया था, मैं उस टाइम पे अशरिंग कर रहा था लोगों को, क्योंकि मुझे बस नाटक देखना था बड़ा, और मुझे पता था कि मुंबई से कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, और मैं अशरिंग करते करते तो आपको फ्री में प्ले देखने को मिल गया, बिकॉज आपने अशरिंग कर ली, लोगों को सीट में बैठा दिया, आप स्टेज में बैठ के मैंने वो नाटक देखा, मैंने बोला ये क्या है यार, ये तो अलग ही लेवल ऑफ प्ले है, फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वर ऑन स्टेज। एंड काफी सालों के बाद मैं उनके लिए वहाँ साउंड कर रहा था, एंड मैंने राजेश सर को बोला, मैं वहाँ अशर करता था आपके लिए बहुत पहले, बट बैंगलोर से ये मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तेरे अंदर वो बैंगलोर वाली वाइब अभी भी है, कि वो चिल्ड आउट नहीं बोलते, लेड बैक, थोड़ा सा ज्यादा हरी में नहीं रहते, दोपहर में सो लेंगे, दोपहर में सोएंगे, बहुत मुझे बहुत पसंद है दिन में सोना यार। 6 लोग अगर हम बैठ के बातें करें ना कि भाई ऐसा करेंगे, मचा ये शूट करेंगे, मचा वो शूट करेंगे, ऐसे अगर बात चल रही होती है बैंगलोर में, किसी एक ने भी बोल देना अच्छा लेट्स मचा विल कंटिन्यू ओवर वन बियर, कट टू सेम कन्वर्सेशन, कोई मना नहीं करता, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है कि 6 के 6 जहां छोड़ा था वैसे किसी तरह से हेजिटेंट नहीं हुए, उठे और सीधे किसी बार में या किसी ब्रूरी में जाके बैठ गए, अच्छा हाँ तो काम क्या कर रहे थे, दिन हो रात हो, शाम हो सुबह हो, बियर के लिए कोई मना नहीं करता, रात होती ठंडी होती, ओल्ड मॉन्क के लिए कोई मना नहीं करता। यार पर कितना सुंदर है ये, मतलब मुझे मैं बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ ये सब सुन के। मुझे कभी तो ऐसा टाइम आता होगा ना कि आज ऐसा डले, क्योंकि मेरे साथ वो हुआ है, आप शुरू क्यूरियोसिटी से करते हो और फिर लगता है कि अरे यार ये थोड़ा ज्यादा ही मेथोडिकल हो रहे हैं, एंड देन यू कम बैक कि नहीं आता है। हाउ डू यू डील, देन यू हैव टू, वही मैंने कहा, वो रीसेट करने के लिए ना फिर थोड़ी देर उससे ब्रेक लो, तोड़ दो उस चेन को, चेन ऑफ थॉट तोड़ने के लिए आपको कुछ और नया करना पड़ेगा। आप क्या आई रियली फील समथिंग लाइक म्यूजिक, ट्रैवलिंग, कपल ऑफ थिंग्स, ये 2-3 चीजें मैं एक्सरसाइज को उसकी तरह नहीं ले रहा हूँ कि मुझे बॉडी बनानी अच्छा लगना है, उसकी तरह ले रहा हूँ कि मुझे लग रहा है यार बहुत, नहीं आजकल हाँ अभी लीन भी बहुत सारे लोग, ये तो नया शो जो अभी चल रहा है आजकल, गुरु के साथ ही है,
मिर्जापुर के डायरेक्टर, उनके लिए, तो उन्होंने बोला कि इस बार मुझे तो चाहिए पूरा लीन रिप्ड सा। मेरे को लग रहा है म्यूजिक मुझे बहुत हेल्प करता है। मैं तो हर एक इंसान को बोलता हूँ, मैं तो अपने पेरेंट्स को भी तक बोलता हूँ कि लाइफ में एक बार ना कभी भी किसी भी एज ग्रुप में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उठाओ। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इसलिए उठाओ नॉट बिकॉज आपको जाके कहीं परफॉर्म करना है, क्योंकि आप आधा एक घंटा उसके साथ बैठना चाहते हो। लोग बोलते हैं कि चले यार पिक्चर देखने, शो देखने चले जाएं। कितने बार भी बीच में मेरे फ्रेंड ने बोला एक बहुत अच्छी पिक्चर आई है तेलुगु, मेरे को ना थोड़ा ऑफ टाइम चाहिए। मैंने कहा मैं फिल्म देखने में, हमारे लिए काम है यार, सही बात है। वो हमारे लिए हो ही नहीं सकता रिक्रिएशनल थिंग। आई रिलेट विद दिस बिकॉज राइटिंग एक तरह से हॉबी थी, और जब मैं बॉम्बे आ गया तो राइटिंग काम बन गया, अब आपके पास हॉबी नहीं है। तो फिर मैं एक दोस्त से बात कर रहा हूँ परेशान होकर कि यार समझ नहीं आ रहा है, ये ऐसा ऐसा ऐसा। उसने बोला तू तेरी हॉबी क्या है आजकल? मेरे पास जवाब ही नहीं था। करेक्ट। तो उसने बोला पांडे तुमने ना हॉबी को काम बना लिया है, तब तुमको नई हॉबी ढूंढनी पड़ेगी। एंड दैट हेल्प्ड। उसके बाद हमने फिर कुकिंग तो करते ही थे, पर प्लेटिंग सीखी कि खाने को प्रेजेंट कैसे करना है, क्या करना है, वो सब। एब्सोल्युटली। शूट करते करते लोगों को मैंने देखा है परेशान हो रहे हैं, एक्टर्स को। अब मैंने बोला तुम इसी के लिए तो आए थे, तू को वहां वेट करने के लिए बोला जा रहा है अगर सेट पे, तू परेशान क्यों हो रहा है? एक तो तुम्हें प्रोसेस पता नहीं है, या तो फिर मतलब कि भाई एक्टर का काम एक दिन सेट पे 5 मिनट का होता है। हम लोग जाते हैं 30 सेकंड का शॉट देते हैं, बाहर आते हैं, फिर आपको बोला जाता है सर चेयर पे बैठिए हम लाइटिंग चेंज कर रहे हैं। मेन काम तो उनका है, सेटअप वालों का। 12 घंटे में से तुम हार्डली 1 घंटे का काम कर रहे होगे। तुम वैन में बैठे होते हो, चेयर में बैठे होते हो, पर उसको एंजॉय करो ना प्रोसेस को। मैंने इतना एक्टर्स देखे क्रिप कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले बैठ के पृथ्वी के बाहर बैठ के क्रिप कर रहे थे कि काम नहीं। अब जो काम मिल रहा है तब काम में भी तुम क्रिप कर रहे हो। सही बात है। मतलब फिर कब खुश रहोगे यार? सही बात है। तो मैं तो करो छोटी छोटी चीजों में खुशी। तो फिर क्रिप करना तुम्हारी हॉबी है। पर ये मतलब सेट की भी ना एक अंडरस्टैंडिंग है, सेट की भी एक पॉलिटिक्स है, मैं बोलूंगा। नाउ यू आर गेटिंग योर ओन लाइक वैनिटी, ढंग की वैनिटी में पहले शेयर करना पड़ता होगा। वैनिटी शेयर करना बहुत लोगों को नहीं पता है कि एक्टर्स के लिए क्या होता है, या फिर वैनिटी की जो पॉलिटिक्स है वो क्या होती है। थोड़ा उस बारे में बात करते हैं। आई थिंक अगेन उस चीज पे फोकस से आप सेट पे इसलिए मत जाओ क्योंकि वैनिटी में बैठना है। मतलब मैं सेट पे वैनिटी पे बैठने के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। मेरे को पसंद ही नहीं है वैनिटी पे बैठना। मैं एक बार रेडी होता हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ। शेयरिंग में हो कैसे भी हो, मुझे नहीं प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर इनफैक्ट उस तरफ वो नहीं होती मिडिल डोर होती है, उस तरफ मेरा कोई दूसरा को एक्टर है जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है, हम तो खोल देते हैं और हम हमारा एक ही हो जाती है वो। इट इज मोर ऑफ दैट। आई डोंट थिंक आई एम गोइंग देयर टू सिट ऑन द वैनिटी, आई एम गोइंग देयर फॉर द शॉट। मैं तो उसके लिए वहां जा रहा हूँ। तो वैनिटी में लिए रेडी होने का तरीका कंफर्ट जोन है। दैट इज वेयर प्रियांशु एंटर्स एंड एग्जिट्स एज समबडी एल्स। तो वो मैं बहुत सेक्रेड मानता हूँ उस जगह को। वेरी नाइस। ऑलवेज टच द डोर इन अ पर्टिकुलर वे। वहाँ पे मेरे कैरेक्टर का नाम लिखा हुआ है। लोगों को बुलाता रहता हूँ, वहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं, शो के बारे में बातें करेंगे, कुछ और करेंगे। पर मैं ना जो मूड होता है ना उस दिन उस सीन का, मेरे बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है वो साइड में क्या लिखा हुआ है। मैं आसपास के एनवायरनमेंट को यूज करता हूँ टू बी इन दैट मूड। इंटरेस्टिंग। तो मुझे किसी ने, एक एक्टर ने पूछा था, कुबरा के साथ ही मैं शहर लकुट कर रहा था, सन डाउन हो रहा था और हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, कार सीन था। एंड लास्ट मिनट जब सनडाउन हो रहा था, आपको फटाफट करना होता है। आर्ट वाले यहाँ पे कुछ लगा रहे हैं, कोई थर्माकोल लगा रहा है, कोई ये लगा रहा है, कोई सैंड बैग लगा रहा है, डीओपी भी फोकस के लिए चेक कर रहा है, लाइटिंग वाले कुछ ये कर रहे हैं। सर ने आके लास्ट मिनट कुछ बता दिया एंड शी गॉट रियली हैसल। शी इज लाइक व्हाट, हाउ आर यू सो जस्ट सिटिंग कामली। मैंने बोला मैं ये सब एनर्जी को यूज करके वो सीन में डालने वाला हूँ, क्योंकि वो सीन में ही मेरा अंदर का कुछ टर्मोइल है जो दिखने वाला है ना, तो होल्ड करके रखना। अब क्योंकि वो एक दो लोगों पे बोल रही थी मत करो और हो जाता है ऑफ कोर्स। आप बोलते यार मुझे कंसंट्रेट करना, तो आप साइड हो जाओ। मैंने बोला मत कर, होल्ड कर एनर्जी को होल्ड कर, क्योंकि यूज दैट एनर्जी इन द शॉट। लोगों का सपना होता है कि वो विक्रम मोटवानी सर के साथ, विशाल सर के साथ काम करें और थॉर से मिल लें एक बार। और ये तीनों अपने आप में बहुत बड़े बड़े स्तंभ हैं। आई एम श्योर कि विक्रम सर का जो काम करने का तरीका है और जो विशाल सर का काम करने का तरीका है वो अलग है, और हॉलीवुड तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। पहले मैं जानना चाहता हूँ कि इन दो लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड देन हॉलीवुड जो मेरे हिसाब से एक डिफरेंट फ्लेवर ही है, वो कैसा रहा, एंड व्हाट वाज द प्रोसेस लाइक वर्किंग विद दीस टू। सब इतने ओपन है ना, जब आप उनको समझने लग जाओगे। विशाल जी के साथ कोलैबोरेट करने में आप एक नए इंसान बन जाते हो। मोटवानी सर के साथ मैं एक अलग इंसान हूँ, मैं नदीप सर के साथ एक अलग इंसान हूँ। कैसे? आपको उनको समझना है ना, कहानी मेरी नहीं है, कहानी उनकी है। मेरे को उनकी दुनिया में बन जाना है। वो शेफ है, मैं सू शेफ हूँ,
मैं तो वो करूंगा जो वो मुझे बताएंगे। वो बोलेंगे ये मसाला डाल, मैं वो मसाला डालूंगा, पर मेरे को एग्जैक्टली पता भी नहीं चाहिए कि इनको एंड रिजल्ट क्या चाहिए। तो भी जो बोलते भी हैं कि एक्टर और डायरेक्टर की शादी जैसे होती है कि वी शुड रियली, एंड इफ आई हैव अ फीडबैक आई क्लियरली टेल देम। विशाल जी इज नॉट, मिडनाइट चिल्ड्रन के ऑडिशन के टाइम पे बोल रहे थे कि यार ये शब्द तूने ना उल्टा बोल दिया। He wants exactly what is written there. He doesn't like improvisation. But I used to break that. I used to be like नहीं कुछ और करते हैं। जैसे उन्होंने मुझे इम्प्रोवाइज करते हुए देखा सीताराम में, उनको भी बड़ा मजा आया। उन्होंने बोला ये भी डाल दे, फिर ये भी डाल दे, फिर मैं ये भी डालता रहा, कुछ ना कुछ। Similarly with Montani sir, it's very different. It is more systematic, technical. We know exactly, and I think वो और मैं थोड़े similar भी हैं as personalities. Okay. We're very good one-on-one जब बात करने में, वरना हमें ऐसा लगेगा कि हम लोगों से बात नहीं करते हैं। These are all guys who love telling stories. They've come here to make films, to tell good stories, and not just make anything rubbish just for the market, या कि commercial मसाला बनानी है क्योंकि आजकल वही चल रहा है। Having said that, when you go to a Hollywood set and you meet somebody like a Chris Hemsworth, you meet Sam Hargrave, you meet Russo brothers, difference process में नहीं होता है, process is same. अच्छा, okay. It's a certain discipline they come with, which comes from the top. अब मैं बोलूँ from the studio. स्टूडियो एक सेट करता है चीजें कि इस टाइम पे गाड़ी चलेगी तो वो गाड़ी उसी टाइम पे चलती है। 10 people will stand there and they will take care of these things. There was a AD who was just standing next to me. वो बैठता ही नहीं था। मेरे को देखकर उसको लगता था, मैंने बोला बैठ जाना। नो सर, वी हैव बीन टोल्ड टू डू दिस, दे विल ओनली डू दैट। हमारे इंडियन सेट्स पे अभी भी हम लोग थोड़ा फ्री वे में चल रहे हैं। कोई बात नहीं यार, चलता वाला एटीट्यूड है उनका, वहाँ चलता वाला एटीट्यूड नहीं है। वहाँ पे जो ली, जो हमारे मेन फर्स्ट एडी थे, वो मैट्रिक्स और ग्लैडिएटर के इंसान थे, जो वो काम कर चुके थे। ही वाज सीनियर देन द डायरेक्टर एंड क्रिस हेम्सवर्थ और एनीबॉडी ऑन द सेट। मतलब वो रूसो ब्रदर से भी बड़े थे और वो एज में भी बहुत बड़े थे। जब ली बोलते थे ना कि ये वायर यहाँ से क्यों जा रही है, जस्ट डू इट राइट नाउ, सब आके से टक करके उसको ठीक कर देंगे, कोई सवाल नहीं पूछेगा। ऑल्सो आई थिंक हम लोग ज्यादा लाउडली बातें करते तो हमारा सेट वैसे भी बहुत शोर मचता है। एंड कंफर्ट फॉर एन एक्टर बिकम्स वेरी इजी इन अ सेट लाइक, जहाँ थोड़ी सी पीस और कामनेस है, राइट? हम शांत एरिया में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं वो लोग बहुत। एंड आई ऑल्सो हैव मेंशन्ड मैनी टाइम्स दैट ऐसा नहीं कि हमारे उनके पास ज़्यादा बजट है, हमारे पास कम बजट है। जो तरह की पिक्चरें हमें बनानी है, हमारे पास भी बजट से 100 करोड़ की पिक्चरें वो भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। वो लोग सही जगह पैसा लगा रहे हैं, हमारा पैसा सही जगह नहीं लगा रहा है। उसमें बस एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, वो लोग प्रेप में बहुत अच्छा पैसा लगाते हैं। अहमदाबाद में 20 दिन का या 25 दिन का शेड्यूल था, उसके लिए वो 2-2, 3-3 महीने यहाँ बैठ के एक एक शॉट कहाँ से कैसे मूव होगा, एक एक गाड़ी कहाँ से कैसे जाएगी, किस तरीके से फॉल होगा, वो एग्जैक्टली उनको पता होता है। they have planned it well, and that doesn't come from the director. Even our directors want to do that. Even our actors today want to do workshop. मेरे को तो बहुत पसंद है वर्कशॉप पे जाना। मैं हर डायरेक्टर को बोलता हूँ मेरा ऑडिशन लो प्लीज, 1 महीना वर्कशॉप करते हैं, बट टॉप लेवल से हमें वो मिल जरूरत क्या है। टॉप लेवल से हमारे जो स्टूडियोज हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, एंड आई स्टिल बिलीव इन, इफ आई कैन से इट, आई वुड से इट राइट नाउ, बिकॉज आई हैव सेड इट विद ऑल द फिल्म मेकर्स, कि हमारे पास काम करने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, क्रिएटिव, हमारे नए नए एक्टर्स, राइटर्स बहुत इंटरेस्टिंग आ गए, टेक्निकली डीओपीज हर जगह सीख के बहुत स्मार्ट यंग सब आ गए। अभी भी जो पैसे लगा रहे ना, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। दोज गाइज ट्रस्ट ईच अदर अ लॉट, दे टेक अ नाइस सिस्टम टू इट, एंड दैट्स बीन द बिगेस्ट थिंग व्हिच आई हैव सीन देयर, कि वो एक दूसरे को ट्रस्ट करके चल रहे हैं और वो एक प्लान करके चलते हैं, उस प्लान को फॉलो करते हैं। मेरी गाड़ी छूट गई थी क्योंकि 6:30 बजे उसमें था कि होटल से नीचे मेरी कार मुझे पिकअप करने आएगी, अगर 6:30 बजे आप नीचे नहीं आए गाड़ी निकल जाती है। तो कितने बजे पहुंचे? तो वो दूसरी गाड़ी आएगी 15 मिनट बाद। ओके। और वहां पे कैसा था कि हेयर और मेकअप वैन में ना एक टाइम लिखा होता है आपका, और कॉस्ट्यूम आपके वैन में आती है एग्जैक्टली उसी टाइम के हिसाब से आपको हेयर वैन में जाना है। फॉर एग्जांपल आमिर आसिफ 7 PM मुझे इस वैन में एंटर करना है, आप जल्दी चले जाओगे ना, बोलेंगे नो कम ऑन द साइड, कम लेट्स हैव कॉफी फर्स्ट, यू हैव टाइम। एग्जैक्टली 7 PM आप एंटर करते हो, 15-20 मिनट में आपका हेयर हो जाएगा, फिर आप एग्जैक्टली इस टाइम पे वैन में एंटर करो। इनफैक्ट हेयर वैन इज फर्स्ट टाइम वेयर आई मेट क्रिस। अच्छा। आई वाज सिटिंग ऑन द सोफा और मेरा हेयर का वो चल रहा था, वो लोग हल्की ट्रिमिंग कर रहे थे, सडनली लंबा सा आदमी आया और यहाँ के दैट हैवी वॉइस ऑफ क्रिस हेम्सवर्थ कम्स एंड ही सेट्स अप अ स्पीकर और बैठ गया। एंड मैंने शीशे में देखा, मैंने बोला अरे थॉर, फिर मैं नॉर्मल हो गया, फिर मैंने बोला अभी नॉर्मल होना है कि क्या करना है? अरे भगवान का बेटा है वो। और मुझे ना बहुत डिसअपॉइंटमेंट एक थी कि मुझे जितनी बार मैं प्रेप के लिए सैम को मिलता था, डायरेक्टर को, और जब भी हम लोग लुक टेस्ट करते थे, सब करते थे, मुझे पता था स्क्रिप्ट में कि मेरे एक भी सीन क्रिस के साथ नहीं है। एक फोन कॉल था जो बाद में वो भी एडिट हो गया, गोलशिफ्ते के साथ एक सीन था जिसके लिए मैं बहुत खुश था कि यार एक गोलशिफ्ते फरहानी के साथ मेरे को मिलने का मौका मिल रहा है, एक दिन सीन करने का मौका मिल रहा है, बट क्रिस के साथ नहीं था।
And but that was the idea. I mean, Did you exchange any greetings with him? Yeah. So then we sat down and I said, hi, Chris. So he says, oh, hi, man, mate. How you doing? How you doing? I'm like, very good. I'm playing Amir Asif Priyanshu. Like, oh yeah, correct. And then we bonded over the music. क्योंकि मेरे को अलग अलग तरह की म्यूजिक सुनना पसंद है. मेरे को पता नहीं था वो क्या बजा रहा है. कुछ तो ऑस्ट्रेलियन किसी बैंड का म्यूजिक बजा रहा था. तो मैंने वो म्यूजिक के बारे में पूछा. देन ही इज लाइक, ओ यू लाइक म्यूजिक. मैंने कहा. तो तब तक और हम सिर्फ ऐसे मेरा में बात कर रहे हैं. एंड निकलने से पहले मेरा टाइम हो गया था. मुझे अभी मेकअप पे जाना था. तो मैं जब निकल रहा था तो मैंने बोला, ओके आई विल सी यू. लाइक, एंड गुड लक माइट, एंड आई विल सी यू ऑन सेट. एंड आई सेड यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. उन्होंने फिस्ट बम्प दिया. फिर मैंने बोला, बट हमारे सीन नहीं है साथ में. उसने बोला, हाँ बट ठीक है, चल बाद में मिलते हैं. मतलब एंजॉय द शूट. आई सेड डेफिनेटली. भाई वहाँ लोग, हम एक ग्राउंड में, हमारे वैन्स लगी हुई थी अहमदाबाद में. वहाँ ग्राउंड के बाहर आप देखते तो मतलब 200 बच्चे खड़े थे अपना हैमर लेके कि हमें साइन कराना है. तो थॉर आया हुआ, सबको पता था कि वो थॉर आया हुआ. अपने टॉय वाले हैमर लेके खड़े हो रखे थे. यू मेट वन ऑफ दिस ब्यूटीफुल वंडरफुल गाय. एंड दे वर ऑल बहुत, मुझे एक बहुत सही लगता है उनका. सब रिलैक्स्ड भरे रहते हैं यार. कोई टेंशन नहीं ले रहा होता है. इस एपिसोड से मैं तो ये सीख रहा हूँ और ये सीख के जा रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा भरोसा और उसके पीछे बहुत सारी मेहनत करते रहो तो चीजें होती हैं. और थैंक यू सो मच प्रियांशु ये करने के लिए. मुझे हमेशा आई थिंक अपने बारे में और काम के बारे में तभी पसंद है जब लोग उसको एज अ क्वेश्चन ना पूछें. आप, हम यहाँ सवाल जवाब नहीं कर रहे थे. हम एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे थे. लाइक लेट्स जस्ट चैट अबाउट व्हाट हैपेंड. Yeah, and that is how we learn, right? That is how we learn from each other. And that is why I think I really enjoyed. Thank you so much. आपने पूरा एपिसोड देखा और यहाँ तक पहुँचे. जो बात मैंने शुरू में की थी कि हम इस एपिसोड के बाद बात कर सकते हैं. तो अगर आपके पास कोई सवाल है, मुझसे पूछना है अगर आपको कुछ, या प्रियांशु से पूछना है, या यारी रोड की टीम से पूछना है, आप अपना सवाल हमें कमेंट कर सकते हैं. हम कमेंट में एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं. हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पे अलग अलग तरह के आर्टिस्ट को बुलाकर फिल्म मीडियम के अलावा भी हम उनसे बात करें और उनके क्राफ्ट को समझें. तो अगर आपके पास कोई ऐसा सुझाव भी है कि हम इस बारे में बात कर सकते हैं या हम इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी अगर आपके मन में चल रहा हो, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए. क्योंकि ये यारी रोड है. दिस इज़ एन अड्डा फॉर आर्टिस्ट जहाँ पे हम प्रोसेस की बात करते हैं, क्राफ्ट की बात करते हैं. और अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ेंगे अमनदीप सिंह, जो कि स्टोरी टेलर है. उनसे स्टोरी टेलिंग पर बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत खूबसूरत बातें हुई हैं और मुझे काफ़ी इंतज़ार है उस एपिसोड का. उसका इंतज़ार आई होप आपको भी होगा और उस एपिसोड पर हम मिलते हैं. थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो ऑफकोर्स वो एक रिवायत है ना, वो सब्सक्राइब करने वाली और कमेंट, शेयर और लाइक करने वाली, वो भी कर लीजिए. थैंक यू सो मच. यारी रोड पर मिलते रहेंगे.